Next question 191. A child with cystic fibrosis has been hospitalized with bacterial pneumonia. The nurse determines that the child has no known allergy. What does the nurse conclude about the reason the healthcare provider selected a specific antibiotic? कि एक बच्चा है जिसको सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन है, हॉस्पिटलाइज हुआ है बैक्टीरियल निमोनिया के साथ, तो नर्स ने डिटरमाइन किया है कि बच्चे में अभी कोई स्पेसिफिक एलर्जीज नहीं है। तो नर्स क्या कंक्लूड कर रही है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर किस रीज़न पे एक स्पेसिफिक एंटीबायोटिक सेलेक्ट करेगा बच्चे के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, टॉलरेंस ऑफ चाइल्ड। ऑप्शन सेकंड, सेंसिटिविटी ऑफ बैक्टीरिया। ऑप्शन थर्ड, सेलेक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया। एंड लास्ट ऑप्शन फोर्थ, प्रेफरेंस ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर। सो एक बच्चा है जिसको सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन है, बैक्टीरियल निमोनिया के साथ हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है, कोई नॉन एलर्जी नहीं है बच्चे को, कोई नॉन एलर्जी नहीं है, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा यहीं पे हट जाता है, टॉलरेंस ऑफ चाइल्ड। तो नर्स कंक्लूड कर रही है रीज़न फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर फॉर अ स्पेसिफिक एंटीबायोटिक। अब किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट एक स्पेसिफिक एंटीबायोटिक, बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक स्पेसिफिक एंटीबायोटिक कब आएगी? जब उसकी सेंसिटिविटी को देखा जाएगा। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सेकंड, कि जो एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया है वो किस मेडिकेशन से सेंसिटिव है, तो उसी के लिए स्पेसिफिक एंटीबायोटिक सेलेक्ट की जाती है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, सेंसिटिविटी ऑफ द। Moving on to the next question 192. A nurse is assessing school-age child with cystic fibrosis. What complication of frequent stools and tenacious mucus does the nurse anticipate? कि एक स्कूल एज गोइंग चाइल्ड है जिसको सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन है, तो क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं बच्चे में? ऑप्शन फर्स्ट, एनल फिशर। ऑप्शन सेकंड, रेक्टल प्रोलैप्स। ऑप्शन थर्ड, इंटूससेप्शन। एंड लास्ट ऑप्शन फोर्थ, मिकोनियम इलियस। सो सिस्टिक फाइब्रोसिस में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है हमारा रेक्टल प्रोलैप्स। सो करेक्ट आंसर विल बी सेकंड, रेक्टल प्रोलैप्स। Moving on to the next question 193. A nurse teaches a 5-year-old child with cystic fibrosis how to use a inhaler. What is the most appropriate way to evaluate the understanding of the technique? कि एक नर्स टीच कर रही है 5 साल के बच्चे को जिसको सिस्टिक फाइब्रोसिस है कि इन्हेलर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, हाउ टू यूज़ एन इन्हेलर। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट वे क्या रहेगा इवेलुएट करने के लिए कि बच्चे को समझ में आ गई है टेक्निक। बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को इवेलुएट करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड बाय मोस्ट अप्रोप्रिएट वे क्या रहेगा? ऑप्शन फर्स्ट, आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट यूजिंग द इन्हेलर। ऑप्शन सेकंड, showing the nurse how to use the inhaler. Option third, explaining how to use the inhaler at home. Option fourth, telling the nurse about the technique that was learned. सो एक नर्स टीच कर रही है 5 साल के बच्चे को सिस्टिक फाइब्रोसिस के साथ कि इन्हेलर कैसे यूज़ किया जाना चाहिए। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट वे क्या रहेगा इवेलुएट करने के लिए कि बच्चे को टेक्निक समझ में आ गई है? तो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड होता है शोइंग द नर्स हाउ टू यूज़ द इन्हेलर, कि बच्चा रिटर्न डेमोस्ट्रेशन करके दिखाए। बच्चा दोबारा से डेमोस्ट्रेशन करके दिखाएगा टेक्निक को कि कैसे उसे इन्हेलर यूज़ करना है। तो वो बेस्ट मेथड है हमारा असेस करने के लिए कि बच्चे को समझ में आ गई है टेक्निक, सिवाय कि वो एक्सप्लेन करता है, सिंपल बताता है या क्वेश्चन पूछता है। ये सभी बेस्ट मेथड नहीं रहेंगे। बेस्ट मेथड रहेगा कि बच्चा डेमोस्ट्रेट करके दिखाए दोबारा से हमें। सो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। Moving on to the next question 194. A 7-year-old child with cystic fibrosis is receiving an intravenous antibiotic. The medication is supplied in a 125 ml bag of 0.45% sodium chloride. It is to be infused over 30 minutes. At what rate should the infusion pump be set to deliver the medication in the prescribed time?
रिकॉर्ड योर आंसर यूजिंग अ होल नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन है हमें कि एक 7 साल का बच्चा है जिसको सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन है, एंटीबायोटिक रिसीव कर रहा है, तो मेडिकेशन सप्लाई हो रही है 125 ml ऑफ 0.45% सोडियम क्लोराइड इन्फ्यूज्ड ओवर 30 मिनट्स के अंदर 125 ml मेडिकेशन हमें सप्लाई करनी है। तो रेट पूछा है कि किस रेट से इन्फ्यूज़न पंप के अंदर मेडिकेशन हम चलाएंगे, ml पर आवर के अंदर हमें आंसर निकालना है। तो रेट निकालने के लिए रहता है हमारा फॉर्मूला फ्लो रेट इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन टाइम। तो वॉल्यूम है हमारे पास 125 ml, टाइम गिवन है हमें 30 मिनट, 30 मिनट्स को आवर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया हमारा 60, तो आंसर आ जाएगा 250 ml पर आवर से। तो 250 ml पर आवर के रेट से हम मेडिकेशन को चलाएंगे। Moving on to the next question, 195. What is the most important nursing intervention during the care of hospitalized child with cystic fibrosis? तो गिवन ऑप्शन में से क्या इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगा बच्चे की केयर के लिए जिसको सिस्टिक फाइब्रोसिस प्रेजेंट है? ऑप्शन फर्स्ट, डिस्करेज द कफिंग। ऑप्शन सेकंड, परफॉर्म पोस्चरल ड्रेनेज। ऑप्शन थर्ड, एनकरेज एक्टिव एक्सरसाइज। ऑप्शन फोर्थ, प्रोवाइड स्मॉल फ्रीक्वेंट फीडिंग्स। तो एक हॉस्पिटलाइज चाइल्ड है जिसको सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन है, तो क्या इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगा बच्चे की केयर में? ऑप्शन फर्स्ट हमारा डिस्करेज कफिंग, कफिंग को डिस्करेज नहीं करना है, एनकरेज करना है। सिस्टिक फाइब्रोसिस कंडीशन है हमारी जिसमें बच्चे के अंदर म्यूकस सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होता है, म्यूकस सिक्रीशन नॉर्मल होता है जो कि कलेक्ट होने लग जाता है बच्चे के पैसेज के अंदर। सो सेकंड ऑप्शन इज परफॉर्म पोस्टरल ड्रेनेज, कि बच्चे को पोस्टरल ड्रेनेज कराएंगे। बिल्कुल करेक्ट है, बच्चे को पोस्टरल ड्रेनेज करानी है क्योंकि लंग्स के अंदर म्यूकस कलेक्ट होने लग जाएगा, तो म्यूकस को बाहर निकालने के लिए पोस्टरल ड्रेनेज कराई जाएगी। ऑप्शन थर्ड है एनकरेज एक्टिव एक्सरसाइज, एक्सरसाइजेज एनकरेज करते हैं बच्चे के लिए, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, लेकिन जितनी ज़्यादा एक्टिव एक्सरसाइज करेगा बच्चा उतनी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी, उतना जल्दी थक जाएगा। सो ऑप्शन थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। प्रोवाइड स्मॉल फ्रीक्वेंट फीडिंग्स, सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन में नॉर्मल फीड प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चे को। ऑप्शन फोर्थ इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 196. When is the most appropriate time for the nurse to plan for chest percussion and postural drainage for a toddler with cystic fibrosis? कि सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम क्या रहेगा चेस्ट परकशन और पोस्टरल ड्रेनेज को प्लान करने का जब बच्चे को सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन है? ऑप्शन फर्स्ट, आफ्टर सक्शनिंग। ऑप्शन सेकंड, बिफोर एरोसोल थेरेपी। ऑप्शन थर्ड, 1 hour बिफोर मील्स। एंड ऑप्शन फोर्थ, 15 मिनट्स आफ्टर मील्स। तो एक बच्चे को सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन है, तो नर्स के लिए कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम प्लान करेगी चेस्ट परकशन और पोस्टरल ड्रेनेज के लिए बच्चे में? सो ऑप्शन फर्स्ट में दिया है आफ्टर सक्शनिंग, सक्शनिंग के बाद चेस्ट परकशन और पोस्टरल ड्रेनेज नहीं, हमें सक्शनिंग से पहले करना होता है, बिफोर सक्शनिंग। सो ऑप्शन फर्स्ट इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सेकंड, बिफोर एरोसोल थेरेपी, सेम एरोसोल थेरेपी के बाद चेस्ट परकशन और पोस्टरल ड्रेनेज किया जाता है। ऑप्शन सेकंड इनकरेक्ट। फोर्थ में दिया 15 मिनट्स आफ्टर मील, बच्चे की मील लेने के 15 मिनट बाद करेंगे। बच्चे की मील खाने के 15 मिनट बाद अगर हम करते हैं तो ये हमारे चांस ऑफ वॉमिटिंग को इंड्यूस वॉमिटिंग के चांसेस को बढ़ा देंगे। सो ऑप्शन फोर्थ इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन थर्ड, 1 hour बिफोर मील्स, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड। बच्चे के मील लेने से 1 घंटे पहले हम चेस्ट परकशन और पोस्टरल ड्रेनेज कर सकते हैं, ताकि जब तक बच्चे का मील लेने का समय हो तब तक बच्चे को प्रॉपर समय मिल जाए रेस्ट करने के लिए, उसके बाद वो अपनी मील ले सकता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 197. A child with cystic fibrosis has recurrent episodes of bronchitis, and the parent asks the nurse why this happens. What reason should the nurse include in the reply?
सो एक बच्चे को सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन है जिसमें रिकरेंट एपिसोड्स देखने को मिल रहे हैं ब्रोंकाइटिस के। तो पेरेंट्स नर्स से पूछ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो क्या रीज़न नर्स देगी? ऑप्शन फर्स्ट, एसोसिएटेड विद हार्ट डिफेक्ट्स causes heart failure and respiratory depression. Option second, neuromuscular irritability causes spasm and constriction of bronchi. Option third, tenacious secretions that obstruct the respiratory tract provide a favorable medium for growth of bacteria. And option fourth, elevated salt content in saliva irritates the mucous membrane resulting in inflammation of nasopharynx. सो एक बच्चा है जिसको सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन है, उसमें रिकरेंट एपिसोड्स देखने को मिल रहे हैं ब्रोंकाइटिस के, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई देखने को मिल रही है। तो क्या रीज़न रहेगा कि किस कारण से ये देखने को मिल रहा है? सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड, टेनिशियस सिक्रीशंस जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन है, म्यूकस का प्रोडक्शन होता है, म्यूकस जाके ऑब्स्ट्रक्ट करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, तो वो एक फेवरेबल मीडियम बना लेता है वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। So correct answer is option third. Moving on to the next question, 198. What should a nurse teach the parents of a toddler newly diagnosed with cystic fibrosis about the administration of vitamin A, D, E and K? कि नर्स क्या टीच करेगी टोडलर के पेरेंट को जिसमें अभी न्यूली डायग्नोस हुआ है सिस्टिक फाइब्रोसिस अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन ए, डी, ई एंड के, कि विटामिन ए, डी, ई और के को किस प्रकार एडमिनिस्टर करना है बच्चे में। ऑप्शन फर्स्ट, ऑफर देम इन वाटर मिसिबल फॉर्म। ऑप्शन सेकंड, गिव देम ड्यूरिंग मील्स। ऑप्शन थर्ड, कैलिब्रेट देम बेस्ड ऑन हाइट एंड वेट। ऑप्शन फोर्थ, प्रेजेंट देम विद फ्रूट जूस रेदर देन मिल्क। सो एक बच्चे को सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन है, तो उनमें विटामिन ए, डी, ई एंड के कैसे एडमिनिस्टर किया जाना चाहिए। सो विटामिन ए, डी एंड के चारों विटामिन हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन है, और सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन के अंदर हमें पता है कि फैट का डाइजेशन नहीं देखने को मिलता प्रॉपरली। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट, कि जो बच्चे को विटामिन्स दिए जाएंगे वो हम वाटर मिसिबल फॉर्म में देंगे, मतलब वाटर सोल्यूबल फॉर्म में देंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 199. Which medications does the nurse expect to be prescribed for a child newly diagnosed with cystic fibrosis? Select all that apply. कि एक बच्चा सिस्टिक फाइब्रोसिस से न्यूली डायग्नोज हुआ है, तो नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी, कौन सी मेडिकेशंस बच्चे में प्रेस्क्राइब की जानी चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट, स्टेरॉइड्स। ऑप्शन सेकंड, एंटीबायोटिक्स। ऑप्शन थर्ड, एंटीहिस्टामिन्स। ऑप्शन फोर्थ, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स एंड लास्ट ऑप्शन फिफ्थ, फैट सोल्यूबल विटामिन्स। तो सेलेक्ट ऑल करना है हमें। सिस्टिक फाइब्रोसिस है तो बच्चे में कौन कौन सी मेडिकेशंस प्रेस्क्राइब होनी चाहिए। स्टेरॉइड्स प्रेस्क्राइब नहीं होती है हमारी, एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्राइब की जाएगी क्योंकि बच्चे को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। एंटीहिस्टामिन्स भी प्रेस्क्राइब नहीं होती है। पैनक्रियाटिक एंजाइम्स प्रेस्क्राइब किए जाएंगे क्योंकि बच्चे में पैनक्रियाटिक डक्ट के अंदर ब्लॉकेज हो जाता है, तो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स देने हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन्स भी प्रेस्क्राइब किए जाते हैं क्योंकि बच्चे में फैट का एब्जॉर्प्शन देखने को नहीं मिलता। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। Moving on to the next question, 200. A nurse can assist in confirming a suspected diagnosis of intestinal infestation with pinworms in a 6-year-old child by, कि एक नर्स कंफर्म करेगी सस्पेक्टेड डायग्नोसिस है इंटेस्टाइनल इन्फेस्टेशन का पिनवॉर्म्स के द्वारा 6 साल के बच्चे में। कैसे कंफर्म किया जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, टीचिंग द मदर द प्रोसीजर फॉर एनल सेलोफेन टेप टेस्ट। Option second, asking the mother to collect stool for 3 consecutive days for culture. Option third, having the mother bring in child stool for visual examination. Option fourth, assisting in the mother to schedule a hypersensitivity test
of child's blood serum. सो बच्चे के अंदर डायग्नोस को कंफर्म करना इंटेस्टाइनल इन्फेस्टेशन का पिनवॉर्म्स के द्वारा 6 साल के बच्चे में कैसे कंफर्म किया जाएगा? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, एनल सेलोफोन टेप टेस्ट से कंफर्म करते हैं। जो पिनवॉर्म्स होती हैं हमारी, पिनवॉर्म्स क्या करती हैं? पिनवॉर्म्स हमारी पेरिनियम एरिया पर आकर नाइट टाइम में एग्स ले करती है अपने। तो क्या करते हैं, बच्चे में ट्रांसपेरेंट सेलोफेन टेप लगा कर रखते हैं पेरिनियम एरिया पर। उसके बाद जब बच्चा सुबह टॉयलेट के लिए जाएगा उससे पहले उस टेप को रिमूव करके वहाँ पर चेक किया जाएगा पिनवॉर्म के एग के लिए, जो कि हमारा कंफर्म करेगा कि बच्चे में इंटेस्टाइनल इन्फेस्टेशन है पिनवॉर्म्स की। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट।